हेलो, जय हिंद साथियों। कैसे आप सभी? उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे और बहुत ही अच्छे से आप लोगों की तैयारी चल रही होगी। मैं नेहा स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने परिवार लक्ष्यवादी में। साथियों, आज हमारी पॉलिटी की क्लास नंबर 29 है और जो आज हमारा चैप्टर है, आज हम लोग पढ़ेंगे निर्वाचन आयोग के बारे में। तो आप लोग जल्दी जल्दी से अपना अपना कॉपी पेन लेकर के बैठ जाएंगे और हेडिंग डालेंगे निर्वाचन आयोग। आज हमको निर्वाचन आयोग के बारे में पढ़ना है। अब देखिए, निर्वाचन आयोग की जरूरत क्यों पड़ी? आपके दिमाग में क्वेश्चन सबसे पहले ये आएगा कि भाई निर्वाचन आयोग की जरूरत ही क्यों पड़ी? तो निर्वाचन आयोग की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, इन सभी का चुनाव कराने के लिए कोई एक संस्था तो होनी चाहिए थी, है ना। कोई एक चीज तो होनी चाहिए थी ना, कोई एक आयोग होना चाहिए था। तो इन सभी का चुनाव कराने के लिए निर्वाचन आयोग की आवश्यकता पड़ी। ठीक, इतना समझ गए। अब आप कहेंगे कि निर्वाचन आयोग का उल्लेख संविधान में कहां पर है? तो निर्वाचन आयोग का जो उल्लेख है संविधान का भाग हो जाएगा 15। कौन सा भाग हो जाएगा? भाग हो जाएगा आपका 15 और अनुच्छेद आपके हो जाएंगे 324 से लेकर 329 का तक। अनुच्छेद कहां तक हो जाएगा आपका? 324 से लेकर के 329 का तक। ठीक, भाग 15 अनुच्छेद 324 से लेकर 329 का तक। अब निर्वाचन आयोग का गठन ये किस आर्टिकल में है? ये है आपका आर्टिकल 324। गठन की बात करें कि निर्वाचन आयोग का गठन किस आर्टिकल के तहत होगा, तो ये होगा 324 की तरह, 324 के तहत। क्लियर? क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा कि बताइए निर्वाचन आयोग जो है ये संवैधानिक संस्था है या फिर गैर संवैधानिक संस्था है? तो देखो, इस चीज को समझिए कि संवैधानिक संस्था और गैर संवैधानिक संस्था क्या होती है। जिन संस्थाओं का, जिन चीजों का उल्लेख संविधान में है तो वो संवैधानिक है। क्लियर? तो ये एक आपकी स्थायी और संवैधानिक निकाय है। क्या? एक तो स्थायी है और संवैधानिक है। क्लियर? पूछेगा आपसे स्थायी निकाय है या फिर अस्थायी निकाय है, तो ये आपका स्थायी और संवैधानिक निकाय है। क्लियर? अब निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई? तो निर्वाचन आयोग की स्थापना होती है 25 जनवरी 1950 को। कब? 25 जनवरी 1950 को। अब निर्वाचन आयोग में होगा कौन कौन, है ना। निर्वाचन आयोग तो बन गया, लेकिन इसमें कौन कौन होगा? तो अनुच्छेद है आपका 324 का खंड 2। अनुच्छेद 324 के खंड 2 में कहा गया है कि एक तो आपके मुख्य चुनाव आयुक्त होंगे तथा कुछ अन्य चुनाव आयुक्त होंगे। निर्वाचन आयोग में कौन कौन होगा? एक तो आपके मुख्य चुनाव आयुक्त होंगे और इनके साथ कुछ अन्य चुनाव आयुक्त भी होंगे। क्लियर? तो इतने पॉइंट्स आप समझे। भाग आपका 15 हो जाएगा, अनुच्छेद 324 से 329 का हो जाएगा। निर्वाचन आयोग का उल्लेख संविधान में कहां पर है? निर्वाचन आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत होगा? तो 324 के तहत। क्लियर? संवैधानिक निकाय है। स्थापना कब हुई थी? 25 जनवरी 1950 को। क्लियर? अब क्या आपका जो निर्वाचन आयोग है हमेशा से शुरू से ही बहुसदस्य संस्था था या फिर ये कभी एक सदस्य हुआ फिर बहुसदस्य हुआ, है ना। ये भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछ लेता है कि निर्वाचन आयोग पहली बार बहुसदस्यीय संस्था कब बना। ठीक, तो देखो हम लोग पढ़ेंगे कि निर्वाचन आयोग बहुसदस्य संस्था। ये आप लोग चाहे तो ये हेडिंग डाल लें
और चाहे तो हेडिंग ना भी डालें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। निर्वाचन आयोग बहुसदस्य संस्था कब बना? पहली बार। आपसे ऐसे क्वेश्चंस पूछ लेगा। तो देखो 1950 से लेकर 1989 तक एक सदस्य संस्था थी। कब? जब ये बना था 1950 से लेकर 1989 तक एक सदस्य संस्था थी ये। और 16 अक्टूबर 1989 में पहली बार ये बहुसदस्यीय संस्था बनी। पहले सिर्फ ये 1950 से 89 तक एक सदस्य संस्था थी, लेकिन 16 अक्टूबर 1989 में क्या होता है, पहली बार ये बहुसदस्य संस्था बनती है जिसमें आपके एक मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं और इनके साथ अन्य चुनाव आयुक्त भी होते हैं। जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है अनुच्छेद 324 के खंड 2 में कि एक मुख्य चुनाव आयुक्त होंगे और कुछ अन्य चुनाव आयुक्त होंगे। तो शुरुआत में तो ये नहीं थी बहुसदस्यीय। शुरुआत में 1950 से लेकर 1989 तक तो एक सदस्य रही, लेकिन 16 अक्टूबर 1989 में पहली बार ये बहुसदस्यीय संस्था बनती है जिसमें आपके मुख्य चुनाव आयुक्त RVS पेरी शास्त्री बने। आपसे पूछ लेगा कि जिस टाइम निर्वाचन आयोग पहली बार बहुसदस्यीय संस्था बना था उस टाइम इसके मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो आप बता देंगे कौन थे? RVS पेरी शास्त्री। क्लियर? और अन्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो एक तो थे आपके SS धनोवा साहब और दूसरे थे आपके VS सहगल। कौन? एक आपके SS धनोवा साहब थे और दूसरे थे VS सहगल साहब। ये दोनों लोग अन्य चुनाव आयुक्त थे। और मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? RVS पेरी शास्त्री। क्लियर? ये पॉइंट्स आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। क्लियर? इसके बाद क्या होता है, 1 जनवरी 1950 नहीं होगा, यहां पर होगा 90। क्या? 1 जनवरी 1990 में पुनः एक सदस्य संस्था बनता है आपका। क्या होता है? देखो 16 अक्टूबर 1989 में पहली बार बहुसदस्यीय संस्था बन जाता है जिसमें आपके मुख्य चुनाव आयुक्त ये हो जाते हैं पेरी शास्त्री और अन्य चुनाव आयुक्त ये दोनों लोग हो जाते हैं। लेकिन फिर 1 जनवरी 1990 में क्या होता है, ये फिर से एक सदस्यीय संस्था बन जाता है। निर्वाचन आयोग फिर से एक सदस्यीय संस्था बन जाता है जिसमें आपके मुख्य चुनाव आयुक्त जो होते हैं ये कार्यवाहक चुनाव आयुक्त के रूप में कार्य करते हैं। ये कार्यवाहक, जैसे आपके कार्यवाहक राष्ट्रपति होते हैं ना, उसी तरह मुख्य चुनाव आयुक्त जो होते हैं ये कार्यवाहक चुनाव आयुक्त होते हैं। कौन? VS रमादेवी। आपसे पूछ लेगा कि 1990 में जब पुनः निर्वाचन आयोग एक सदस्यीय संस्था बना था तो उस टाइम पे कार्यवाहक मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो आप बता देंगे VS रमादेवी। इन पॉइंट्स को आपको अच्छे से याद रखना है, क्वेश्चंस आपके यहीं से बनते हैं। ये तो सभी को पता है कि निर्वाचन आयोग किस आर्टिकल में है, 324 में है, ये सबको पता है। लेकिन यहां से जब क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं तो यही वो नंबर है जो आपको उन सभी स्टूडेंट्स से आगे रखते हैं। ठीक है? तो इन चीजों को आप लोगों को अच्छे से पढ़ना है और समझना है, कॉपी में नोट करना है। तो इतना आपको समझ में आया है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो साथियों, जब 1990 में निर्वाचन आयोग आपकी एक सदस्यीय संस्था बन जाता है तो सुप्रीम कोर्ट में एक केस आता है। कौन सा केस है? ये केस है आपका SS धनोवा वर्सेस भारत संघ। कौन सा केस आता है? SS धनोवा वर्सेस भारत संघ। और इस केस में सुप्रीम कोर्ट कहता है, क्या कहता है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा राष्ट्रपति को अनुच्छेद 324 खंड 2 में यह अधिकार है कि वह एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा
कुछ अन्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कर सकते हैं। क्या? जब 1990 में निर्वाचन आयोग आपका एक सदस्यीय संस्था बन जाता है तो सुप्रीम कोर्ट में एक केस आता है SS धनोवा वर्सेस भारत संघ, और इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राष्ट्रपति को अनुच्छेद 324 के खंड 2 में यह अधिकार है कि वह एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा कुछ अन्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कर सकते हैं। ठीक, होता क्या है आपका फिर 16 अक्टूबर 1993 में 16 अक्टूबर 1993 में राष्ट्रपति ने अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी किया। आप सभी को पता है कि राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किसमें है? अनुच्छेद 123 में। अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी किया जिसमें निर्वाचन आयोग को पुनः बहुसदस्यीय संस्था बनाया गया। कब? 16 अक्टूबर 1993 में राष्ट्रपति द्वारा एक अध्यादेश जारी किया जाता है जिसके माध्यम से जिसके तहत निर्वाचन आयोग को पुनः बहुसदस्यीय संस्था बना दिया जाता है। ठीक, 1990 में एक संसदीय संस्था बना। इसके बाद आपका एक केस आया सुप्रीम कोर्ट में, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि राष्ट्रपति को अधिकार है एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा कुछ अन्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति जी कर सकते हैं। फिर आपका 16 अक्टूबर 1993 में राष्ट्रपति के द्वारा एक अध्यादेश लाया जाता है जिसके तहत कुछ इसको निर्वाचन आयोग को पुनः बहुसदस्यीय संस्था बना दिया जाता है। क्लियर? तो जब पुनः बहुसदस्यीय संस्था बन जाता है आपका निर्वाचन आयोग, तो उस टाइम पे आपके मुख्य चुनाव आयुक्त जो बनते हैं ये होते हैं TS सेशन साहब, और जो अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं ये होते हैं आपके MS गिल, और दूसरे होते हैं आपके GVG कृष्णमूर्ति। आपसे पूछ लेगा कि जब आपका निर्वाचन आयोग पुनः बहुसदस्यीय संस्था बना था 1993 में, तो उस टाइम पे मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे या फिर अन्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे, तो आपको बताना रहेगा। ठीक है, आगे चीजें समझ में। ठीक, आगे हम लोग देखते हैं कि जो आपके मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं निर्वाचन आयोग के या फिर अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं, इनका कार्यकाल क्या होता है। तो इनका कार्यकाल होता है, जो आपके मुख्य निर्वाचन आयुक्त होंगे इनका कार्य होगा 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष। चाहे आपके 6 वर्ष अगर एज पहले कंप्लीट हो गई है तो 6 वर्ष में हट जाएंगे। मान लीजिए कोई भी मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं जो कि 64 या 63 साल पर उनको मुख्य निर्वाचन आयुक्त बनाया गया है ना, 63 साल पे उनको मुख्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया गया है, तो अब उनके 6 साल कंप्लीट होने का इंतजार नहीं किया जाएगा। जैसे ही वो 65 वर्ष के होंगे उनका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा, यानी कि वो सेवानिवृत्त हो जाएंगे। और जो अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं उनका कार्यकाल 6 वर्ष या फिर 62 वर्ष तक, 6 वर्ष या फिर 62 वर्ष तक। क्लियर? इसके बाद जो आपके मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं इनको पद से हटाने की प्रक्रिया क्या है। जो आपके निर्वाचन आयुक्त होते हैं इनको पद से हटाने की प्रक्रिया क्या है। तो देखिए, जिस प्रक्रिया से सुप्रीम कोर्ट के जजों को हटाया जाता है, देखो जिस प्रक्रिया से सुप्रीम कोर्ट के जजों को हटाया जाता है वो प्रक्रिया है आपके मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने की। और जो अन्य निर्वाचन आयुक्त हैं इनको राष्ट्रपति द्वारा मुख्य चुनाव आयुक्त की सलाह पर हटाया जाता है। जो आपके मुख्य चुनाव आयुक्त हैं उनको तो वैसे हटाया जाएगा जो प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट के जजों को हटाने की है। हम लोगों ने जब सुप्रीम कोर्ट वाला चैप्टर पढ़ा था तब पढ़ा था कि सुप्रीम कोर्ट के जजों को हटाने की प्रक्रिया क्या है। अगर आपको याद है तो बताइए, भूल गए? जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं उनको हटाने के 2 आधार होते हैं। एक तो होता है आपका सिद्ध कदाचार, यानी कि अपने पद का दुरुपयोग करना। दूसरा होता है आपका असमर्थता, यानी कि कार्य करने में असमर्थ हो।
तो ये दो आधार हैं सुप्रीम कोर्ट के जजों को हटाने के, और उसी प्रक्रिया से मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाया जाता है। क्लियर। इसके बाद आएगा आपका निर्वाचन आयोग के कार्य क्या है, निर्वाचन आयोग का काम क्या है, क्या करेगा निर्वाचन आयोग। तो निर्वाचन आयोग एक तो आपकी मतदाता सूची तैयार करेगा, क्या, एक तो आपका मतदाता सूची तैयार करेगा, और जो राजनीतिक दल होते हैं, राजनीतिक पार्टियां होती हैं, इनको मान्यता देने का भी कार्य किसका है, निर्वाचन आयोग का। लेकिन जो आपके चुनाव की तारीख है कि किस डेट को चुनाव होगा, ये आपका निर्वाचन आयोग तय नहीं करेगा। ये कौन तय करेगा, ये करेंगे आपके राष्ट्रपति। नोट बना के आप लिख लेंगे कि निर्वाचन की तिथि की घोषणा राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, या फिर निर्वाचन की तिथि राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित की जाती है। क्लियर। तो इतने पॉइंट्स आपको क्लियर हुए, इनको आप नोट कर लीजिए। थोड़ा कुछ और है वो भी हम लोग पढ़ लेते हैं। तो साथियों अब हम लोग पढ़ेंगे कुछ चुनाव सुधार से संबंधित समितियों के बारे में, क्योंकि समितियों से भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो एक दो समितियां हैं उनको भी हम लोग पढ़ लेते हैं। तो पहली समिति है आपकी, आप लोग हेडिंग डालेंगे चुनाव सुधार से संबंधित समितियां। तो पहली हेडिंग डालेंगे तारकुंडे समिति। आपसे सीधा सीधा पूछ लेगा तारकुंडे समिति का गठन या फिर तारकुंडे समिति कब बनाई गई। ईयर हो जाएगा आपका 1980। पूछ लेगा तारकुंडे समिति के अध्यक्ष कौन थे, या फिर पूछ लेगा कि एक दो ऑप्शंस दे देगा आपको, 2-4 ऑप्शंस दे देगा। पूछ लेगा इनमें से कौन सी सिफारिश है जो तारकुंडे समिति के द्वारा की गई, या फिर ऐसे पूछ लेगा, आपसे क्वेश्चन दे देगा कि किस समिति के आधार पर जो मतदाता की आयु है 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई। तो इस तरह से क्वेश्चंस आपसे पूछ सकता है एग्जामिनर। तो ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए, है ना। तो देखो इसके जो अध्यक्ष थे वो थे वी.एन. तारकुंडे। कौन, तारकुंडे समिति के अध्यक्ष कौन थे, वी.एन. तारकुंडे जी। ठीक। अब इस समिति की क्या क्या सिफारिशें थी ये आपको याद रखना है। पहली सिफारिश थी मतदाता की जो आयु है 21 वर्ष से 18 वर्ष होनी चाहिए, ये इनकी पहली सिफारिश थी। दूसरी सिफारिश थी कि राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना होनी चाहिए। इसके बाद चुनाव आयोग को बहुसदस्यीय संस्था बनाना चाहिए। ये इनकी 3 सिफारिशें थी। क्या क्या, मतदाता की आयु 21 वर्ष से 18 वर्ष, राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना, इसके बाद चुनाव आयोग को बहुसदस्यीय संस्था बनाना। ये सिफारिशें किसकी थी, तो ये थी आपकी तारकुंडे समिति की। ठीक। इसके बाद दूसरी समिति है आपकी दिनेश गोस्वामी समिति। अब दिनेश गोस्वामी समिति की कौन कौन सी सिफारिश है, तो इसकी भी कुछ सिफारिशें हैं, जैसे जो आपका चुनाव होता है वो ईवीएम से कराया जाए। किससे कराया जाए, तो ईवीएम मशीन होती है उससे चुनाव कराया जाए। ये सिफारिश किसकी थी, तो दिनेश गोस्वामी समिति की। ठीक। इसके बाद लोकसभा के चुनाव में सरकारी पैसा खर्च हो, ये सिफारिश भी किसकी थी, दिनेश गोस्वामी की थी। और क्या थी कि मतदाता पत्र पर फोटो अनिवार्य, यानी कि वोटर कार्ड जो होता है आपका, वोटर आईडी होता है, उस पर आपकी फोटो अनिवार्य कर दी जाए। ये सिफारिश थी दिनेश गोस्वामी समिति की। और पद खाली होने पर 6 माह में चुनाव करवा लिया जाए। यदि कोई पद खाली होता है तो उस पर 6 महीने के अंदर चुनाव करवा लिया जाए। ये सारी सिफारिशें किसकी थी, ये थी आपकी दिनेश गोस्वामी समिति की। क्लियर। इसके बाद एक आपकी के संथानम समिति 1962 में, तो इसकी जो सिफारिश थी, इसकी सिफारिश थी कि जो भी सदस्य है अगर इलेक्शन में वो भाग लेता है तो उसके लिए कुछ ना कुछ न्यूनतम शैक्षिक योग्यता होनी चाहिए, कुछ ना कुछ उसके लिए योग्यता जरूर निर्धारित
करनी चाहिए। ये सिफारिश थी के संथानम समिति की। इंपॉर्टेंट है कि भाई न्यूनतम शैक्षिक कुछ ना कुछ तो उसकी योग्यता होनी चाहिए। दिनेश गोस्वामी समिति का ईयर लिख लेंगे आप 1990। कब? 1990। क्लियर? तो ये तीनों समितियां हैं, इनकी सिफारिशें आप याद रखेंगे, एग्जामिनर पूछ लेता है। आगे हम लोग पढ़ेंगे ईवीएम के बारे में। ईवीएम मशीन का प्रयोग सबसे पहले कहां पर हुआ, सबसे पहले किस राज्य के पूरी विधानसभा में ईवीएम से चुनाव करवाया गया, ये सारी चीजें। तो देखो ईवीएम का पहली बार जो प्रयोग हुआ था 1982 में हुआ था। केरल में एक विधानसभा क्षेत्र है थरूर विधानसभा क्षेत्र, वहां पर किया गया था। कहा? ईवीएम का पहली बार प्रयोग होता है 1982 में केरल की थरूर विधानसभा क्षेत्र में। पूछ लेगा आपसे ईवीएम का पहली बार प्रयोग किस विधानसभा में क्षेत्र में हुआ, तो आप बता देंगे केरल राज्य में थरूर विधानसभा क्षेत्र में पहली बार ईवीएम का प्रयोग किया गया था। क्लियर? इसके बाद 1998 में क्या हुआ, राजस्थान, दिल्ली और मध्य प्रदेश, इन तीन राज्यों की कुछ विधानसभा क्षेत्रों में ईवीएम का प्रयोग हुआ। कुछ विधानसभा क्षेत्रों, सारे विधानसभा क्षेत्रों में नहीं, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, इनकी कुछ विधानसभा क्षेत्र में ईवीएम का प्रयोग हुआ। कब? 1998 में। अगर आपसे पूछा जाए प्रथम राज्य जिसके संपूर्ण विधानसभा चुनाव में ईवीएम का प्रयोग किया गया, तो प्रथम राज्य है आपका गोवा। कौन सा प्रथम राज्य है? ये आपका गोवा राज्य है, जिसकी संपूर्ण विधानसभा चुनाव ईवीएम से कराया गया था। कब? 1999 में। 1999 में गोवा पहला ऐसा राज्य बना जिसमें संपूर्ण विधानसभा का चुनाव ईवीएम द्वारा करवाया गया। क्लियर? आगे आपसे पूछेगा लोकसभा चुनाव में ईवीएम का प्रयोग पहली बार कब हुआ। लोकसभा चुनाव में ईवीएम का प्रयोग 2014 विधानसभा चुनाव में किया गया था। कब? 2014 जो विधानसभा के चुनाव हुए थे उसमें आपका ईवीएम का प्रयोग किया गया था। ठीक। अब ईवीएम मशीन का निर्माण भारत में कहाँ कहाँ होता है, पूछ सकता है आपसे। तो ईवीएम मशीन का निर्माण भारत में दो जगह होता है, एक तो आपका बेंगलोर में और दूसरा आपका हैदराबाद में। कहाँ? बेंगलोर में और हैदराबाद में। आगे आपसे ये पूछ लेता है कई बार कि जो आपकी चुनाव में इंक होती है, जो स्याही होती है, उसका नाम क्या है, जो आपके लगा दी जाती है ना नेल्स पे और फिर वो हटती नहीं है, तो उस इंक का नाम क्या होता है? तो उस इंक का नाम होता है सिल्वर नाइट्रेट। क्या? सिल्वर नाइट्रेट। तो सारी चीजें आपको क्लियर हुई या नहीं, ये बताएंगे आप। सारी चीजें आपको क्लियर हुई या नहीं? निर्वाचन आयोग जो आपका चैप्टर है खत्म हो चुका है। आपको चीजें समझ में आई या नहीं? आ गई होंगी, उम्मीद है अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगर आप नोट्स बना रहे होंगे और क्लास को ध्यान से देख रहे होंगे तो चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। तो साथियों, निर्वाचन आयोग का चैप्टर जो हमारा है समाप्त हो चुका है और आज की क्लास को इतना ही रखेंगे। हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी है आप लोग कमेंट्स में जरूर बताइएगा। यदि क्लास आपको पसंद आती है तो क्लास को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर किया करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए स्वस्थ रहिए और अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिए। जय हिंद साथियों।